हे गाइस, हमें बचपन से ही स्कूल में बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स भी। लेकिन वे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें सिखाना ही भूल गए, जो है इन्वेस्टिंग। हम सब देशभक्ति की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल चुके हैं कि एक कंट्री को उनका बिजनेस ही स्टेबल बना सकता है। अब आपको लगेगा कैसे? तो चलिए इसे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। बिजनेस की वजह से ही हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी एंड इससे हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे लोगों को डे बाय डे जॉब्स मिलता रहेगा एंड आफ्टर ऑल देश की अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा एंड बिजनेस की टैक्स रेवेन्यू से हमारी कंट्री के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ कर सकता है एंड फाइनली कंट्री ग्रो करेगी एंड बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे 1960 में दुबई में हुआ था। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि एक बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? नहीं ना, एक बिजनेस तब ग्रो होता है जब उनमें कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आज हम सब इसी रिलेटेड बात करेंगे कि एक कंपनी कैसे ग्रो करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमें कहाँ पे अपने पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इन्वेस्टिंग के टाइम हमारी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। तो गाइस, आज हम सब पीटर लिंच की लिखी गई एक बहुत फेमस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लर्न टू अर्न। पीटर लिंच 1977 से 1990 तक मैगेलन म्यूचुअल फंड में एज ए फंड मैनेजर काम कर चुका है और उस 13 साल में मैगेलन म्यूचुअल फंड की एवरेज एनुअल रिटर्न 30% से भी ज़्यादा था, जो उस टाइम अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स से बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले हम सब इस बुक की फर्स्ट चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ए कैपिटलिज्म। इस सेक्शन में ऑथर हम सबको ये बताते हैं कि कंपनी क्या होता है, कितने टाइप्स के कंपनी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी एंड दूसरा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होते हैं जिसमें आप और हमारे जैसे लोग उस कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो बिज़नेस कितना भी बढ़िया बिजनेस मॉडल क्यों ना हो, और वो बिज़नेस कुछ ओनर्स के बीच में ही लिमिटेड रहता है। एंड दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी वो है जहाँ पे आप, हम, हमारे जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में हिस्सा ले सकता है थ्रू बाइंग शेयर इन ए स्टॉक मार्केट। अब आपको लगेगा कि ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनियों की तरह अपना प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाने के लिए उनकी तरह प्राइवेट भी तो रख सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की प्रॉफिट कुछ ओनर्स के बीच में ही लिमिटेड रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक कंपनी अपना फंडिंग एंड बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में आता है ताकि उन्हें आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से फंडिंग मिल सके एंड ग्लोबली अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सके ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए एंड हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, आपका भी प्रॉफिट और आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी प्रॉफिट। अब ऑथर यहाँ बिजनेस को मेनली दो टाइप में डिवाइडेड किया है, एक ऑर्डिनरी यानी कि कॉमन एंड दूसरा मोनोपोली। ऑर्डिनरी एंड कॉमन बिजनेस मतलब मार्केट में वो सेम टाइप के बिजनेस बहुत सारा लोग एक साथ कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। एंड दूसरी तरफ मोनोपोली मतलब आप इस मार्केट में सिंगल बिजनेस ओनर है जो उस टाइप के बिजनेस को चला रहे हैं, मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पिडिलाइट इंडस्ट्री, मतलब जो फेविकॉल बेचता है। अब इसका एक प्रॉस भी है, एक कॉन्स भी है। अब प्रॉस मतलब बिजनेस ओनर को होता है, जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट मोनोपोली होता है तब बिजनेस ओनर उसे कुछ भी प्राइस पर बेच सकता है। एंड कॉन्स मतलब हमारे जैसे कंज्यूमर को होते हैं, क्योंकि हमें उसे मजबूरन उस प्राइस पे लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब हम लोग बुक की सेकेंड चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द बेसिक ऑफ ए इन्वेस्टिंग। हम में से मैक्सिमम लोग एक कॉमन गलतियाँ करते हैं और वो है हम सब अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत देर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सब की अपनी 20s में लग्जरी लाइफ को जीना ही पहला प्रायोरिटी बना लेते हैं। लेकिन हम सब जब अपना 30s में पहुंचते हैं तब जाके ये रियलाइज़ करते हैं कि हम सब बहुत देर कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग का पहला एंड सिंपल गोल्डन रूल ही है कि जितना हो सके जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसों से ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है। एक कहावत है ना, टाइम इक्वल टू मनी, बट ऑथर इस बुक में ये कहते हैं
कि टाइम मेक्स मनी। तो अगर आपको कंपाउंडिंग की मजा लेना है तो आपको जितना जल्दी हो सके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर देनी चाहिए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम सब कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टिंग का मैजिक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन अभी 23 साल की है एंड उसे अभी अभी एक IT कंपनी में जॉब लगी है। तो रोहन को अपना सराउंडिंग में खुद को रिच प्रूव करना है, इसीलिए रोहन हाई इंटरेस्ट रेट पे कार लोन से एक 20 लाख की लग्जरी कार ले ली और उन्हें हर महीना एक मोटा अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता था। अब शुरू में उन्हें अपने सराउंडिंग के सारे लोग उस लग्जरी कार के लिए वाह वाह करने लगा, जिससे रोहन को अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील होता था। अब 7 साल बाद जब EMI ख़त्म हो गया एंड रोहन अपने कार को एक्सचेंज करने के लिए शोरूम गए, तब उस कार की प्राइस मिला ओनली 5 लाख रुपीज़, यानी कि कार का प्राइस था 20 लाख एंड 7 साल की इंटरेस्ट रेट मिलाकर कार की टोटल प्राइस होता है 27 लाख एंड 27 लाख की वैल्यू 7 साल बाद 5 लाख। अब रोहन को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दी, तो उन्होंने इस बार एक नॉर्मल कार ले ली। अब रोहन अपने 30 इयर्स के ओल्ड में एक CFP की मदद से अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थ्रू म्यूचुअल फंड। उन्होंने हर महीना 20,000 की SIP की, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% करके इंक्रीज करते गया अपना 60 इयर्स ओल्ड तक। तो उनके इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद CAGR 15% से ग्रो होकर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 30 करोड़ रुपीज़। एंड दूसरी तरफ सैम अपना 23 में जॉब लगते ही एक CFP के पास अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना के 15,000 पर मंथ SIP चालू कर दी एंड 20 लाख की 7% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लेके एक 4 BHK अपना घर बना लिया एंड सेकेंड फ्लोर को रेंट पर दे दिया। अब बैंक की लोन उनके रूम रेंट से पे हो जाता था एंड 7 साल के बाद जब लोन ख़त्म हो गया तब नेक्स्ट महीना से आने वाली हर रूम रेंट उनके हुए, मतलब उनके लाइफ में पैसिव इनकम चालू हो गया। जहाँ पे रोहन का 27 लाख की कार की वैल्यू 7 साल बाद 5 लाख थी, वहीं पे सैम की 24 लाख की वैल्यू 7 साल बाद 24 लाख प्लस होल लाइफ तक रेंटल इनकम चालू हो गया। तो अगर आप 30 इयर्स तक रोहन एंड सैम की फिनेंशियली ग्राफ देखेंगे तो सैम रोहन से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। तो चलिए अब दोनों का ही इन्वेस्टमेंट जर्नी को देख लेते हैं। अब सैम ने 23 इयर्स ओल्ड में ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर दिया था 60 इयर्स तक, मतलब 37 इयर्स के बाद जब सैम का उम्र 60 इयर्स हुआ तब उनका कॉर्पस पता है आपको कितना क्रिएट हुआ? अप्रॉक्स 54 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे रोहन 30 साल बाद हर महीना 20,000 इन्वेस्ट करके CAGR 15% से सिर्फ 30 करोड़ अचीव किया था एंड रोहन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 72 लाख रुपीज़। बट दूसरी तरफ सैम 37 इयर्स में हर महीना सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट करके CAGR 15% से 50 करोड़ रुपीज़ अचीव किया था एंड उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 43 लाख रुपीज़। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सैम से रोहन 30 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी 24 करोड़ रुपीज़ कम अचीव किया था। इतना गैप पता है क्यों हो रहा है? वो 7 साल, मतलब 7 साल की वैल्यू 24 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा एंड कंपाउंडिंग की मैजिक। तो अब हम लोग बुक की 3rd चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है द टाइप ऑफ ए 6 बेसिक इन्वेस्टमेंट। तो प्रीवियस चैप्टर में हम सब अच्छे से सीख गए हैं कि इन्वेस्टिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपके पास अपना इन्वेस्टिंग करने के लिए टोटल 6 ऑप्शन है। तो नंबर 1 सेविंग्स अकाउंट। इस ऑप्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट ही है कि हम लोग अपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड बैंक वाले हमारे डिपॉजिट अमाउंट के हाई इंटरेस्ट रेट पर दूसरे किसी को लोन देता है एंड हमें कम इंटरेस्ट रेट के साथ साल के एंडिंग में हमारा पैसा को लौटाता है। सेविंग्स अकाउंट में ऑन एन एवरेज 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड हमारी इंडिया की इन्फ्लेशन रेट ही है 6%। अब इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ही है महंगाई। फॉर एग्जाम्पल 2021 में एक चॉकलेट का प्राइस था 100 रुपीज़। तो अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो 2022 में उस चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 106 रुपीज़ हो जाएगा। और ये एक ऐसा हिडन डेविल है जो हमारे पैसा को हर साल खाए जा रहा है एंड हमें पता भी नहीं चल रहा है
एंड हमारा इन्वेस्टिंग का मेन पर्पस ही है इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छे कॉर्पस क्रिएट करना। तो सेविंग्स अकाउंट में ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 4% एंड हमारा इन्फ्लेशन है 6%। तो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं जो है कलेक्टिबल्स। अब कलेक्टिबल्स मतलब आपने कुछ ऐसा सामान खरीदा है जो बाद में लोग उसे खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यूनिक पेंटिंग, ओल्ड कॉइन, टॉयज एक्सेट्रा। और पर्सनली ये इन्वेस्टमेंट मुझे सही नहीं लगता है। अब हम सब थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं जो है हाउस एंड अपार्टमेंट, मतलब यहाँ रियल एस्टेट की बात हो रही है। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इनका ऑन एन एवरेज रिटर्न ही है 8% जो इन्फ्लेशन को स्लाइडली बीट कर रहा है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो है बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब हम सब फिफ्थ ऑप्शन को देखेंगे और ये ऑप्शन मेरे सबसे फेवरेट है और इस ऑप्शन का नाम ही है स्टॉक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है और साथ में आपको अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर देता है। अगर कोई भी इंसान 1986 में सिर्फ 1 लाख रुपीस सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता तो 2022 में अभी के टाइम उस 1 लाख की प्राइस अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा होता। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझना है तो आप मेरे सेकंड चैनल इन्वेस्टोपीडिया में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली स्टॉक पिकिंग, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता है ये सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ। एंड हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड आप जॉब करते हैं इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे आप एक AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं एंड उस AMC में एक हाईली एडुकेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठा रहता है जो हर एक स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस करके हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। बदले में हमसे ईयरली 1 से 2% चार्ज करता है जिसे हम सब एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। तो अब हम लोग बुक की 4th चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे जो है द टाइप ऑफ ए इन्वेस्टर। ये नॉर्मली 5 टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 डॉट इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर गेस करके अपना इन्वेस्टमेंट करता है यानी कि तुक्का मारते हैं। इन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ गेसिंग करके उस कंपनी के ऊपर लॉटरी खेलता है जो बहुत डेंजरस होता है। नंबर 2 हॉट टिप्स इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में इन्वेस्टर इधर उधर से टिप्स लेके इन्वेस्ट करता है और इस टाइप के लोगों के लिए ही आज इंडियन के स्टॉक मार्केट इतना बदनाम हुआ है। नंबर 3 एडुकेटेड इन्वेस्टर। ये लोग टीवी पर ब्रोकर के टिप्स सुन के अपना इन्वेस्टमेंट करता है एंड अपना लाइफ का सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन लेता है क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो ट्रैपिंग करता है और इससे हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा गंवा देते हैं। नंबर 4 ब्रोकर टिप इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में इन्वेस्टर अपना ब्रोकर की सुन के अपना इन्वेस्टमेंट करता है। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो लेकिन आपकी ब्रोकर का 100% प्रॉफिट होता है क्योंकि आप जितना बार बाइंग और सेलिंग करेंगे उनका उतना ही कमीशन मिलता रहेगा। नंबर 5 डूइंग ओन रिसर्च। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर अपना खुद का रिसर्च करके किसी भी कंपनी को पिक करता है और यही एक्चुअल इन्वेस्टिंग होता है क्योंकि आप उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करते हैं देन पिक करते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में फॉलिंग आता है तो आपकी रिसर्च की हुई स्टॉक भी गिरता है लेकिन आप पैनिक नहीं होते हैं क्योंकि आप उस कंपनी को अच्छे से स्टडी किए हैं। लेकिन जो पर्सन गेस, टिप्स, ब्रोकर की बात सुन के इन्वेस्ट किया था वो पैनिक करके अपना स्टेक को बेच देगा। तो फाइनली हम सबको डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें मार्केट की छोटी मोटी फॉलिंग से नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो गाइज आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।